हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीम लाइव। तो कैसे हैं आप लोग? आज इसके आधे क्वेश्चन हो चुके थे 15 तक। बाकी के क्वेश्चन देखते हैं, आज कंप्लीट कर देते हैं। तो 15 हो चुके थे ये। ठीक है, हाँ। इसको करते हैं हम। देखो क्या बोलता है ये। व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15। ठीक है, उसको पढ़ ही लेते हैं एक बार। क्या था 15 में? बोला था उसने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था, और व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड थ्रू स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर था, उसके थ्रू हमसे फ्लक्स पूछा था। ठीक है, और एक 60 डिग्री एंगल दिया था, उसके थ्रू भी पूछा था। ठीक है, तो देखो, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15 थ्रू ए क्यूब ऑफ 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। ठीक है, सिंपल करना क्या है, इस बार 10 की जगह 20 सेंटीमीटर दिया और बोला क्या था, थ्रू ए क्यूब। पूरी क्यूब के थ्रू पूछा है उसने। किसके थ्रू पूछा है? टोटल पूरी क्यूब के थ्रू पूछा है। अब बात क्या है यहाँ पर, पूरी क्यूब के थ्रू निकालने से पहले एक चीज पर ध्यान देंगे। इसमें देखो, इसमें ना आई कैप दिया था उसने, यानी एक एक्सिस दी थी हमको। ठीक है, केवल एक्स एक्सिस में उधर इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। लेकिन यहां पर क्या है, हाँ सॉरी, यहां पर पूरा क्यूब बोल रहा है। पूरा क्यूब बोलने के बाद भी वाई और जेड से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर ध्यान से देखो, या चलो छोड़ो, एक काम करते हैं ना, सीधा डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट से एक ही बार में कैलकुलेट होकर आ जाएगा। किस तरीके से आएगा देखो, ध्यान दो। सबसे पहले हमको फॉर्मूला क्या लगाना है? फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, यही था ना। फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ई डॉट ए में ई तो उसने हमको बता दिया कितना था, ये 3 × 10⁻³ आई कैप, यानी एक्स डायरेक्शन में। ए की बात करते हैं, ए को ना 20 सेंटीमीटर के हिसाब से चारों डायरेक्शन में निकालते हैं। चारों डायरेक्शन में कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अगर ध्यान से देखें आप, क्यूब उठाते हैं। क्यूब के 3 फेस, 6 फेस होते हैं। 6 में से 2 फेस तो एक्स डायरेक्शन में, 2 वाई में होंगे, 2 जेड में होंगे। ठीक है, तो हमको करना क्या है, एक्स का अलग, वाई का अलग, जेड का अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो, एक्स डायरेक्शन का एक फेस 20 सेंटीमीटर के हिसाब से निकालते हैं, 20 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ए कैलकुलेट करते हैं। ए कैलकुलेट करेंगे कितना होगा, ए इज इक्वल टू, और इस पर हमने लगा लिया वेक्टर। क्या लगा लिया? 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। सबसे पहले मीटर में चेंज करेंगे, कितना हो गया? 0.2 मीटर। ठीक है, इसी का अगर स्क्वायर करना होगा, बनेगा 0.04 मीटर स्क्वायर, यानी एक फेस का एरिया आ गया। ये क्यूब के एक फेस का एरिया आ गया। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के लिए क्या लिखेंगे? 0.04 आई कैप, ये होगा एक्स एक्सिस का एरिया। सेम वाई एक्सिस के लिए 0.04 जे कैप, और प्लस 0.04 के कैप। ये हो गया तीनों एक्सिस का एरिया। ठीक है, और ये हो गया मीटर स्क्वायर। इस पर वेक्टर लगा दिया, यानी एरिया निकल गया हमारा तीनों डायरेक्शन में, इस तरीके से, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। ठीक है, अब सीधा फ्लक्स निकाल दो। फ्लक्स के लिए क्या करेंगे? फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, यही तो होता है, ई डॉट ए। ई की वैल्यू कितनी है? हाँ, 3 थी शायद। 3 × 10³ 3 × 10⁻³ आई कैप, ये हो गया। और डॉट प्रोडक्ट लेना है इसका। डॉट प्रोडक्ट में अब देखो, एक काम करते हैं, इधर से ना 0.04 कॉमन निकालते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से बचेगा। आई कैप बचेगा, प्लस जे कैप बचेगा, प्लस के कैप बचेगा, और 0.04 आ जाएगा कॉमन। ठीक है, 0.04 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 10⁻³ में। आई के साथ 1 हो जाएगा, आई का जे के साथ 0 होता है, आई और के का प्रोडक्ट भी 0 होता है। ये 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। तो जब इसको फाइनली सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद देखते हैं कितना आता है ये। 3 4 12, और या फिर एक काम करो, 10³ का मल्टीप्लाई करो, 40 बनेगा। 40 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 120 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आ जाएगा हमारे पास 120 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, चलो जी। और कुछ बचा क्या इसमें? फेस पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, नहीं, बस इतना ही करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सरफेस ऑफ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज दिस, यानी फ्लक्स हमको दे दिया। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स? तो नेट चार्ज निकालना है, वही गॉस लॉ अप्लाई करो, गॉस लॉ से आ जाएगा। दूसरा क्या बोला? इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ए सरफेस बॉक्स वाज 0, could you conclude that there were no charge inside the box?
वाई और वाई नॉट। ठीक है, पहले की बात करते हैं। पहले सिंपल करना क्या है, गॉस लॉ का इस्तेमाल करो। गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ, गॉस लॉ था फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही था ना। और फाई हमको दिया है एप्सिलॉन नॉट, ये मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू इधर से निकल जाएगा। क्यू इज इक्वल टू हो गया फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई कितना है, 8 इंटू 10 की पावर 3, 8 इंटू 10 की पावर 3। एप्सिलॉन नॉट की मल्टीप्लाई करें, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो 8.81 इंटू 10 की पावर -12, ये आ जाएगा कुलाम में। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद देखो कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करो इसकी, 8 वन ज़ा 8, ठीक है, 8 और 64 और 64 और 6 72, ये आ गया। और 2 डेसिमल पॉइंट पर आ गया, इंटू 10 की पावर कितना बन रहा है यहाँ पर, -9 बन रहा है ना। इसको -3 और करेंगे तो माइक्रो कुलाम में चेंज किया हुआ था उसमें, ये कुलाम में आ रहा है ना, माइक्रो कुलाम में चेंज करोगे इसको, ये आ जाएगा इस तरीके से कुछ 0.7248 माइक्रो कुलाम, इतना रह जाएगा। यानी पावर -6 रह जाएगी जब पॉइंट को पीछे करेंगे ना, 3 डिजिट, 1 2, सॉरी 3 डिजिट पीछे जाएगा ना, ये यहाँ पर आएगा 1 2 3, ठीक है। चलो जी आगे देखते हैं क्या बोला है इसने। इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ बॉक्स वर जीरो, कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्ज। हाँ बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर फ्लक्स जीरो है तो फ्लक्स जीरो होने का मतलब है टोटल चार्ज भी जीरो होगा, या फिर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना निगेटिव चार्ज होगा, ताकि टोटल कैंसिल आउट करके फिर से जीरो हो सके, ठीक है। हाँ, दिस मीन्स देयर इज नो चार्ज, ये दूसरे का आंसर है, ठीक है ना। दिस मीन्स देयर इज नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स, या तो ये, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इन इक्वल अमाउंट, ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना। या तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में होंगे, या फिर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पॉइंट चार्ज +10 माइक्रोकुलम इज एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर का, इसके सेंटर में ठीक 5 सेंटीमीटर ऊपर, 5 का मतलब इसका आधा, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर ऊपर इन्होंने इस चार्ज को रखा हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, इससे पास होने वाला फ्लक्स हमको बताना है। अब देखो कंसिडर क्या करेंगे, ये 5 सेंटीमीटर पर है, तो अगर मैं इसको क्यूब बनाऊं, यानी 10 सेंटीमीटर ऊपर उठाया इसको और 10 सेंटीमीटर से ढक दिया, तो ये क्या बनेगा, ये जो पॉइंट चार्ज है ना यहाँ पर, ये इस क्यूब के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। और उस क्यूब के अगर बिल्कुल सेंटर में है तो वहां से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, 10 माइक्रोकुलम हमको दिया है, तो फ्लक्स बताना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट से आ जाएगा, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू कितना चार्ज है, 10 माइक्रोकुलम, तो 10 माइक्रोकुलम का मतलब 10 इंटू 10 की पावर -6 कुलम। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हुई 8.81 इंटू 10 की पावर कितना, -12, ये आ जाएगा। ये तो आ गया टोटल क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स, लेकिन उसने बात की थी एक सरफेस की, एक फेस की केवल। तो क्या कर दो, इसको 6 से डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो करना क्या है, हेयर फाई is the flux passing through whole cube, यानी पूरे क्यूब से, ठीक है। अब करना क्या है, फ्रॉम वन या थ्रू वन फेस। अगर वन फेस से करना है तो फाई, इसको प्राइम लिख लो और फाई को 6 से डिवाइड कर दो। जब 6 से डिवाइड करेंगे यानी 5/6, और 5/6 करके कैलकुलेट कर लो, ये बनेगा 10 की पावर -5 उधर, 6 इंटू 8.881 होता है या शायद 85 होता है, इसको चेक कर लेना आप लोग, मुझको याद नहीं है ठीक से, इंटू 10 की पावर -12, ठीक है। इतना हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चलो जी इसको सोल्व कर लेंगे आप लोग, कैलकुलेट करके इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
A point charge of 2 microcoulomb is at the center of a cubic Gaussian surface 9 cm on edge. What is the net electric flux through the surface? फिर से पढ़ो, एक पॉइंट चार्ज दिया है 2 माइक्रोकुलम्ब का, ठीक है, इज एट अ सेंटर ऑफ क्यूबिक गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस की क्यूबिक गॉसियन सरफेस पर है, ठीक है, तो जो फ्लक्स निकल रहा होगा सारी फेस से बराबर निकल रहा होगा, 9 सेंटीमीटर का फेस दिए, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, ठीक है, यानी एक सरफेस से पता लगा लेंगे, फिर टोटल सरफेस से पता लगेगा, बाद में एक सरफेस से पता लगा लेंगे। करना क्या है, वही 2 माइक्रोकुलम्ब है तो सिंपल करेंगे क्या, सिंपल, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही था ना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू कितना है 2 माइक्रोकुलम्ब, 2 इंटू 10 की पावर -6 इतना हो गया, और डिवाइड में इसकी वैल्यू रख लो 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ये तो हो गया टोटल फ्लक्स, यानी पूरे क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स, ठीक है। अब थ्रू वन फेस निकालना है, थ्रू वन फेस, तो वन फेस निकालना है तो ठीक है, फाई प्राइम लिख लो उसको, और फाई को 6 से डिवाइड कर दो, यानी क्यूबिक है ना तो 6 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाई 6 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, ये बन गया, ठीक है। चलो जी एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको बाद में ही हटाते हैं। क्या बोलता है ये 20 में, ए पॉइंट चार्ज कॉज एन इलेक्ट्रिक फील्ड दिस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया है टू पास थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है, सेंटर्ड ऑन द चार्ज स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, इस बार इसने बोला स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस वर डबल, अगर रेडियस को डबल कर दिया जाए, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस, देखो उसका सरफेस के एरिया से कोई मतलब नहीं है यहां पर, वैसे तो डिपेंड किस पर कर रहा था, ई डॉट ए से डिपेंड कर रहा था ना, हम क्या निकालते थे फ्लक्स को, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ये तो एरिया पर तो डिपेंड करता है, लेकिन तब डिपेंड करता है जब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से देखें, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, हमको केवल सीधा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही बता दिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं निकलता, इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है कि कहां से फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है, निकलता किससे, चार्ज से, किससे, चार्ज से, तो चार्ज के हिसाब से जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते थे क्या होता था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता था, तो इसमें तो कहीं एरिया वाला कंपोनेंट हमको नहीं दिख रहा, तो कहने का मतलब चाहे तुम उसको डबल करो रेडियस को या उसको आधा कर दो, चार्ज अगर फिक्स है तो उससे पास होने वाला फ्लक्स भी फिक्स है। फर्क कहां पर आता है, जब इरेगुलरिटी आती है, यहां पर कोई इरेगुलरिटी नहीं है, सीधा एक सिमेट्रिक शेप है पूरी तरह, शेप को चाहे तुम डबल कर रहे हो या नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आगे क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज, तो एक मिनट, हाउ मच फ्लक्स वुड पास, हाउ मच पूछा है ना, तो जितना है उतना ही आंसर लिख देना है वापस, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज की वैल्यू बतानी है तो सिंपल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट से पता चल जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, पहले का आंसर तो सिंपल वही, फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। दूसरे का आंसर इज इक्वल टू फाई का मल्टीप्लाई कर दो एप्सिलॉन नॉट में, ठीक है। फाई कितना दिया है हमको, माइनस नेगेटिव है, हमें केवल मैग्नीट्यूड देखना है अभी, मैग्नीट्यूड कितना है 10 की पावर 3, 1 इंटू 10 की पावर 3 या 10 की पावर 3। दूसरा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12, इसको एक बार कंफर्म कर लेना क्या है ये, तो ये हो जाएगा कितना, 10 की पावर -9 रह जाएगा यहाँ पर, 8.85 इंटू 10 की पावर -9 कूलम्ब, माइक्रो कूलम्ब में बदलना चाहें बदल लेना, ठीक है। और कुछ बचा नहीं, ठीक है, इतना ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज, ठीक है, 10 सेंटीमीटर रेडियस है, अननोन चार्ज, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर इज दिस, ठीक है, यानी 20 सेंटीमीटर पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, एंड पॉजिटिव पॉइंट रेडियली इनवर्ड, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड बताया है, क्या दिया है, कंडक्टिंग स्फीयर दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमको बताया। अब ठीक से ध्यान करो, जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी तो थ्योरी में बताया था कि अगर कोई स्फीयर है, इस तरीके से स्फीयर है कोई, तो स्फीयर पर जितना भी चार्ज होगा ना उसकी सरफेस पर फैला हुआ होगा, लेकिन वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेवियर होता है, उसका पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करता है। अगर पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करता है तो बाहर का फॉर्मूला अलग बताया था, सरफेस पर अलग चार्ज बताया था, और अंदर तो पूरी तरह जीरो बताया था कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, सॉरी चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ट साइड में जीरो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड,
बाहर पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला क्या था, सिंपल, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट। जब तक ना बताया जाए ना, या कोई डाइलेक्ट्रिक ना दिया जाए या अलग से ना बोला जाए, एप्सिलॉन नॉट ही कंसिडर करके चलना है। दूसरा Q/r², ये फॉर्मूला अप्लाई करो सिंपल। जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे देखो कितना आता है। हमको क्या पूछा है उसने, चार्ज पूछा है ना, चार्ज पूछा है तो वैल्यू रखते हैं, चार्ज मल्टीप्लाई इधर होता रहेगा। E कितना है 1.5 इंटू 10 की पावर 3, 1.5 इंटू 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 Q पूछा है, और R रेडियस कितना दिया 20 सेंटीमीटर बाहर बताया था ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमको इससे मतलब नहीं है अभी, ये तो इसका एज है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर दिया है उसने 20 सेंटीमीटर पर। तो ठीक है, 20 का स्क्वायर करो, पहले तो मीटर में चेंज करेंगे, 0.2 मीटर बनेगा, स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 0.04। इसका इधर मल्टीप्लाई करो, उसको डिवाइड में लेकर आओ, इधर बचेगा केवल Q। ठीक है, तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 क्यूब इंटू 0.04 और डिवाइड में कितना, सॉरी 9:10⁻⁹, ये हो गया। अब क्या करो, देखो मल्टीप्लाई हो रहा है क्या सीधा, और ठीक है सॉल्व कर लेना आप लोग। कितना आने वाला है, ये Q इज इक्वल टू आ जाएगा इतना, 1.5 को हटाओगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, या फिर कहो 6 टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा 6, और इसको देखो ये बनेगा 10 क्यूब और 10 की पावर 9, 10 की पावर -6 बनेगा। 0.04 को लिखो 4 इंटू 10 की पावर -2 और डिवाइड में आएगा 6। ठीक है, तो 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 2/3 लिख सकते हैं ना, तो 2/3 इंटू 10 की पावर -8 बन जाएगा ये, 2/3 इंटू 10 की पावर -8 कूलम, ये बन जाएगा। ठीक है, यानी सोल्व करोगे इतना आने वाला है। अभी और कुछ है क्या इसमें पूछा है जितना, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर ना, तो Q आ गया। चलो जी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 डायमीटर। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर दे, 2.5 उसका डायमीटर दे दिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है यानी सिग्मा बता दिया हमको, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, हमको चार्ज बताना है स्फीयर पर। तो सबसे पहले तो इसके फॉर्मेट में ना हमको चार्ज पता करना है, सॉरी इसके फॉर्मेट में नहीं, सीधा सिग्मा का फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या होता है उसका, सिंपल, अगला क्वेश्चन कौन सा है, इसको इधर ही करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू क्या था, Q/एरिया, यही तो होता है। तो यहां से हमें क्या पता चल जाएगा, चार्ज पता चल जाएगा, चार्ज ही पूछा था ना, वेट फाइंड द चार्ज, हाँ Q इज इक्वल टू सिग्मा का मल्टीप्लाई कर दो A में। ठीक है, A क्या है, एरिया, एरिया किसका, कंडक्टिंग स्फीयर, स्फीयर का एरिया क्या होता है, सिंपल 4πr², यही तो होता है 4πr², और सिग्मा मल्टीप्लाई में था, बाकी सारी चीजें पता ही है हमको, मल्टीप्लाई करते चले जाओ। देखो 4π को 4π छोड़ा, अभी R कितना था, 2.4 मीटर डायामीटर है, तो डायामीटर का हाफ करेंगे रेडियस आ जाएगा। 1.2 मीटर का स्क्वायर करो, जब 1.2 का स्क्वायर करेंगे ये आएगा 1.44, कितना आ गया 1.44। अब बात आई सिग्मा, सिग्मा कितना है, माइक्रो कूलम में, माइक्रो को चेंज कर लेंगे, चलो 80 इंटू 10 की पावर -6, ये बन गया कूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके देखो कहीं आसान हो रहा है क्या कुछ, 22/7 नहीं, कोई बात नहीं, सीधा ऐसे लिख देना, इसको पाई के फॉर्मेट में ही लिख देना। तो पाई के फॉर्मेट में लिखोगे कैसा आएगा, देखो 4 का मल्टीप्लाई करो पहले इसमें, पहले 4 का मल्टीप्लाई करो किसमें, 8 में, तो 8 चौक 32, ये हो गया। 0 को ले गए इधर, या फिर 0 को इधर कर दो, 14.4, नहीं ऐसे नहीं होगा, 4 में अलग अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो 8 का मल्टीप्लाई करो, 8 चौक 32, और 8 चौक 32 और 3 35, ठीक है, 8 और 3 11, क्या आ गया। ठीक है, 8 का मल्टीप्लाई हुआ, 4 का मल्टीप्लाई करो फिर इसमें, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 एकम 4 2 6 और 4, 4608, कितना आ रहा है 4608, 4608। अभी करना क्या है, 2 डिजिट तो यहां पर हो गए पॉइंट के, ठीक है, एक 0 की वजह से पॉइंट आगे जाएगा तो 0 पहले आ जाएगा, पॉइंट यहां आ गया, और मल्टीप्लाई में क्या था 10 की पावर -6 था, और पाई भी तो था, हाँ पाई था,
इसको सुधार के लिखेंगे, ये बनेगा कितना 4.6, 2 पावर यहां से कम होगी, यानी कुछ इस तरीके से आ जाएगा ये 4.608 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ कूलाम, चार्ज था ना कूलाम, ये आ जाएगा। ठीक है, और क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है तो सिंपल फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू की वैल्यू रखो, क्यू की वैल्यू कितनी थी, ये रही 4.608 इंटू 10 सॉरी पाई इंटू 10⁻⁻⁴, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वही 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, ये ऊपर जाएगा 12, 8.85 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते रहना, डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा इधर। ठीक है, चलो जी, और कुछ बचा है इसमें, नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर ही करते हैं। क्या बोलता है, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी काम आएगी यहाँ पर। ठीक है, प्रोड्यूस ए फील्ड ऑफ 9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिया है, इंटेंसिटी उसकी। ठीक है, सीधा लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला याद करो, क्या था, सबसे सिंपल था E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट और 2 लैम्डा अपॉन आर, क्या था 2 लैम्डा अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता था। वैल्यू रखो, E की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻⁴, 9 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू ये वेट, हाँ ठीक है 9 इंटू 10⁹, ये हो गया 2 लैम्डा अपॉन आर है, लैम्डा हमको पता करना है। ठीक है, 2 लैम्डा, आर की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो, कितना बन जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻², ये हो गया मीटर। ठीक है, 9 से 9 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और 10⁻² का -2 का इधर मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में आएगा, यानी लैम्डा कितना आ जाएगा हमारे पास 10⁻⁴ बचेगा, उधर मल्टीप्लाई में 10⁻⁻² आएगा, और डिवाइड में आएगा 10�9। तो इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करके कितना आ रहा है, ये 9 भी ऊपर निगेटिव हो जाएगा, -11, यानी -11 हो गया, 7 आएगा 10⁻⁻7, पक्का 7 ही होगा ना, हाँ 10⁻⁻7, और क्या होगा कूलाम पर मीटर, लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, तो कूलाम पर मीटर। चलो कॉपी करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या था, क्या 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। 2 पैरेलल प्लेट हैं, थिन मेटल प्लेट है, पैरेलल क्लोज टू ईच अदर, on their thinner surface the plates have surface charge density of opposite sign and magnitude। ठीक है, opposite sign मतलब एक प्लस एक माइनस का होगा। ठीक है, और मैग्नीट्यूड उनका ये बता दिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है सिग्मा की वैल्यू, व्हाट इज E, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, ठीक है, इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट, बिटवीन द प्लेट। 3 कंडीशन दी है, 3 कंडीशन कैसे, एक चीज समझो, एक प्लेट ये रही, और ऐसा समझो दूसरी प्लेट ये रही, इसको नाम प्लेट 1 प्लेट 2 कंसीडर करोगे, इस पर पॉजिटिव चार्ज है पूरा, सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी है इस पर, ये वायर नहीं है, ये ध्यान रखना, इनको 3D एज्यूम करना कि ये प्लेट है, और प्लेट को ना मैंने इस तरीके से लगा दिया, ठीक है ना, और इस प्लेट को इस तरीके से लगा दिया। अब 3 जगह है, एक बार यहां पर आउटर एरिया में, एक बार इधर के एरिया में पता करेंगे, और एक बार इनर एरिया में पता करेंगे। इसको लिख देते हैं A, इसको लिख देते हैं B, इसको लिख देते हैं C। ठीक है, पहले A पर पता करते हैं, क्या बोला, इन आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट के आउटर रीजन में। सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है हमने, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा इधर ही, नहीं चल जा भाई, ठीक है, इधर ही लिखते हैं, फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है हमने, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो पढ़ा है, 2 भी ध्यान रखना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। हम क्या करते हैं, 1 की वजह से A पर और 2 की वजह से A पर निकालेंगे और टोटल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले ध्यान से देखो, 1 की वजह से A पर निकालते हैं, इधर ही करना पड़ेगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पहला क्या था पॉइंट, E किस पर निकालना है हमको, A पर निकालना है, किसकी वजह से निकालना है, 1 की वजह से निकालना है, तो EA1 लिख देंगे। EA1 कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सेम आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू बाद में रखते रहेंगे, क्यों, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 2 एप्सिलॉन नॉट को भी ऐसे ही छोड़ते हैं। EA1
और ए टू का मतलब दूसरी वाली जो उधर वाली प्लेट की वजह से भी इस पर निकालेंगे। ये भी क्या आएगा, सेम। क्यों आएगा, ध्यान दो, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है दोनों की, इस पर भी सिग्मा, इस पर भी सिग्मा, एक पर निगेटिव है एक पर पॉजिटिव है, बस यही तो फर्क है। तो हम तो केवल क्या मैग्नीट्यूड देखना है अभी, ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं, वन पॉजिटिव है तो 1 से ए की तरफ डायरेक्शन होगी, यानी ई ए, इसको थोड़ा इधर लिखो, यहां कोई पॉइंट है ये, और एक इधर है एक इधर है, तो ये तो हो गया ई ए1 और ये हो गया ई ए2, ठीक है। यानी दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो कैसे लिख सकते हो, 1 से ए और 1 से 2, जैसा चाहो आप लिख सकते हो। हाँ, या फिर एक काम करो ना, 1 से 2, 2 से 1 ऐसे लिखते हैं। 2 से 1 होगी उसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, 2 से 1 डायरेक्शन, और इसकी 1 से 2 डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन है। ऑपोजिट डायरेक्शन है तो क्या होगा, टोटल घटाकर निकाला जाएगा। अब घटाने में देखो इक्वल डेंसिटी दिख रही होगी, मतलब इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, घट कर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बस ये लिखना था, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E(a1 माइनस E(a2), इसको लिखेंगे, और जब इसको आएगा ये आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। इसको लिख दो E(a), यानी पॉइंट ए पर E(a) कितना आ गया, 0 आ गया। सेम हमको निकालना है B पर, और B पर भी 0 ही आने वाला है, B पर भी कितना आएगा, 0। तो इसको लिखोगे B किस तरफ से, 2 की तरफ से, और ये लिखोगे EB1, ठीक है। तो देखो B पर कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा, सेम वही EB1 वही सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। EB2 ये भी कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। B1 1 की वजह से B पर क्या होगा, उस तरफ होगा, तो 1 से 2 की डायरेक्शन लिखोगे, 1 से 2 की डायरेक्शन, और इसमें 2 से 1 की डायरेक्शन। जब फाइनल निकालोगे, फाइनल कितना आएगा, E इज इक्वल टू EB1 माइनस EB2, और इसको लिखोगे EB। सॉल्व करो, यह आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और घटा कर आ गया 0, यानी फाइनल क्या रहा, ये EB इज इक्वल टू 0, जैसे यहाँ पर EA इज इक्वल टू 0। चलो C की बात करते हैं, अभी C पर देखते हैं कितना आएगा। पहले 1 की वजह से C पर निकालो, EC1 यानी ड्यू टू 1 एट C, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, वही सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी, 1 से 2, पॉजिटिव है ना, तो 1 से 2, 1 से 2। चलो EC2 निकालो, EC2 कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी, और ये डायरेक्शन भी 1 से 2, ठीक है। 1 से 2 मतलब निगेटिव अपनी तरफ खींचेगा ना, तो 1 से 2 हो जाएगा। तो इस पर लिख देना इस तरीके से, पॉइंट C तुमने यहां लिखा, और इस पर ये रहा EC1 EC2, दोनों की डायरेक्शन। टोटल निकालो, जब टोटल निकालेंगे क्या हो जाएगा, EC1 प्लस EC2, EC1 कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यानी फाइनल जब इसको ऐड करोगे ये आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चाहो तो वैल्यू रख सकते हो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वैल्यू रखोगे कितना आएगा, देखो E इज इक्वल टू, सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 17 इंटू 10 की पावर माइनस 22, और डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट कितना है, 8.85 होता है ना, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। इसको घटाओ, ये 2 टाइम्स जाएगा इधर से 2, हाँ कन्फर्म हो गया, यही होता है 8.85 होता है। इसमें से घटाओगे माइनस 10 बचेगा, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10 न्यूटन पर कूलम, पक्का यही है ना, हाँ ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, इतना कॉपी करो, ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब एडिशनल एक्सरसाइज, ठीक है, इसमें क्या है, 25 से शुरू हुई। एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2.55। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन से हमको क्या पता चल जाएगा, चार्ज पता चल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको बोलते हैं मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसमें करते क्या है,
उसको चार्ज करते हैं ड्रॉप को, और चार्ज करके ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, उसको बीच में लटका देते हैं, ऐसे समझो, ठीक है ना। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ ऑयल इज 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एस्टिमेट द रेडियस ऑफ ड्रॉप बताना है हमको, ठीक है। बाकी चीजें हमको दी हुई, देखो सिंपल करते क्या इसमें, ऐसा समझो इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, मतलब निगेटिवली चार्ज होगा, निगेटिवली चार्ज को ऊपर रोक के रखने के लिए उसके नीचे निगेटिवली चार्ज लगाना पड़ेगा। तो ऐसा समझो ये एक प्लेट है जिस पर निगेटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, निगेटिव, और ये ड्रॉप है, जिस ड्रॉप की ये बात कर रहे हैं इस पर निगेटिवली चार्ज है, यानी 12 एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसका चार्ज लिख सकते हो -12e, इस तरीके से, कितने इलेक्ट्रॉन यानी Ne करके लिखते हैं ना। अब ध्यान दो, ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरीके से काम कर रहा होगा, Fg, जिसको हम लिखेंगे mg से, मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरीके से काम कर रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम लिखेंगे Fe इज इक्वल टू QE, यानी F इज इक्वल टू QE होता है ना। अब क्योंकि ये बैलेंस है, रुकी हुई है ना, इस एक्सपेरिमेंट में यही होता है, बैलेंस होता है यहाँ पर, तो बैलेंस है तो इस फोर्स को इक्वल कर देंगे, इक्वल करके कैलकुलेशन करेंगे, देखो क्या बनता है, क्या लिखते हैं सबसे पहले, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को किससे दिखाते हैं हम, QE से। अब Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Ne भी लिख सकते हैं, ये भी तो लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू Ne, ये लिखते हैं ना, तो लिखते हैं सिंपल, Q की जगह लिखेंगे Ne और कैपिटल E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, F इज इक्वल टू QE, ठीक है, इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या आएगा, mg, ठीक है। अब देखो m को कैसे चेंज करेंगे, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहां से वॉल्यूम निकालो मास अपॉन डेंसिटी करके, हाँ सॉरी क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे मास अपॉन डेंसिटी, या फिर मास को चेंज कर दो, मास की जगह क्या लिखेंगे, रो वी, मास की जगह क्या लिखेंगे, रो वी। तो पहले इसको एक काम करते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, QE इज इक्वल टू mg लिख कर चलते हैं, और Q की जगह क्या लिखेंगे, n स्मॉल e कैपिटल E, और मास की जगह लिखेंगे रो वी जी। अब वॉल्यूम निकालना है, ड्रॉप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल ड्रॉप कैसा होगा, उसका वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, सिंपल, उसके वॉल्यूम की जगह ये रखेंगे, तो वॉल्यूम की जगह ये रखेंगे तब कितना बनेगा, Ne कैपिटल E इज इक्वल टू, रो तो गिवन है 4/3 पाई r क्यूब रो जी, ये बन गया, ठीक है। R निकालना है, बाकी सब चीजें दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, यानी ये बनेगा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, r क्यूब इज इक्वल टू 3Ne, 3 कैपिटल N स्मॉल e कैपिटल E 4 पाई रो जी, क्या आएगा 4 पाई रो जी, ये बन गया 4 पाई रो जी, r क्यूब हो गया दूसरी साइड। वैल्यू रखना शुरू करते हैं, वैल्यू रखते हैं, क्या बनेगा 3n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 2.55 इंटू 10 की पावर 4, 2.55 इंटू 10 की पावर 4। अब डिवाइड करो, किससे डिवाइड करते हैं इसको, ये रहा 4 पाई, ठीक है, 4 पाई को पाई छोड़ते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा रो जी, रो कितना दिया है हमको, डेंसिटी 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, इसको चेंज करना पड़ेगा, 1.26 ग्राम, ग्राम को चेंज करेंगे किलोग्राम में, तो ये बन गया 10 की पावर -3 किलोग्राम। सेंटीमीटर क्यूब को कैसे लिखेंगे, मीटर क्यूब में, तो 10 की पावर -6 मीटर क्यूब, ठीक है। पावर 2 चलता है ना, अब क्यूब की वजह से 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 3 6 -6 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 3 ऊपर जाएगा, +3 बनाएगा इसको, तो ये बनेगा 1.26, यानी रो की वैल्यू होगी 1.26 इंटू 10 की पावर 3, कितना है 10 की पावर 3। चलो जी, अभी क्या बचा, जी की वैल्यू हुई 9.81, ये तो फिक्स है 9.81, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो सॉल्व जब करेंगे इसको, ये कितना आएगा देखो 19 4 3, 4 में से ये 18 रह जाएगा, और बाकी जब सबको सॉल्व करोगे ना, तो देखो अप्रोक्सीमेट कैसे कैंसिल हो रहा होगा, यहाँ पर 4 3 12, और 3 और 3 9, 9 ये अप्रोक्स इसको कैंसिल आउट कर रहा होगा, यानी थोड़ा ज्यादा ही है, तो 1 से ग्रेटर देन आया होगा यहाँ पर, ठीक है। बाकी बचा 1.26, ये और ये कैंसिल आउट हो गया ना, ये अप्रोक्स आंसर आएगा 0.945 के अराउंड कुछ इंटू
10 की पावर आ जाएगा कितना, -18, ठीक है। और ये है आर क्यूब की वैल्यू, किसकी है, मीटर क्यूब में इसका आंसर आएगा, इसमें आएगा मीटर क्यूब में। अभी करना क्या है, आर क्यूब को किस में चेंज करना है, आर में चेंज करना है, क्यूब रूट लेंगे तो इसको ना अप्रोक्स 1 कंसिडर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -18 मीटर क्यूब। तो यहाँ अप्रोक्सीमेशन वाला निशान लगेगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसको सोल्व करो, जब क्यूब रूट लेंगे तो क्यूब रूट लेने पर क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 1 का क्यूब रूट 1, 10 की पावर -18 से रह जाएगा 10 की पावर -6 मीटर, यानी ये उसका रेडियस होगा, ठीक है। चलो जी, तो ठीक है, इसको कॉपी करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच अमंग द कर्व शोज इन फिगर 1.35 कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन, कि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन, देखो ये बेसिकली पूछ रहा है कि कौन सा कर्व इसमें गलत है, ठीक है। कर्व गलत कैसे पता चलेगा, यहाँ ध्यान दो, इसको देखते हैं पहले। पॉजिटिवली चार्ज है, इरेगुलर शेप है, अगर इरेगुलर शेप है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं से भी किसी भी तरह निकल रही होगी, बस फर्क क्या होगा, पॉजिटिव है तो सारी बाहर की तरफ होनी चाहिए, सारी फील्ड लाइन बाहर की तरफ है, सही है। कंडक्टर है, कंडक्टर पे क्या होता है, सरफेस पे बाहर चार्ज फैला रहता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, उसके बॉडी के अंदर नहीं जाता चार्ज, ठीक है, सरफेस पर बराबर बराबर बटा रहेगा, सरफेस पर ही बटा हुआ है चार्ज, ठीक है। तो यहां से क्या पता चल रहा है, ये वाली शेप सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें देखो पॉजिटिव से निकल रहा है नेगेटिव पर, यहां ठीक है, लेकिन नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव पे नहीं जाता, पॉजिटिव से नेगेटिव पर जाता है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। चलो जी, उसकी बात करते हैं, पॉजिटिव से निकल रहा है दोनों से, और दोनों रिपेल भी कर रहे हैं एक दूसरे को, देखो यहाँ खींच रहे हैं ना, एक दूसरे को दूर फेंक रहे हैं, ठीक है, तो ये भी सही है। इधर पॉजिटिव से निकलकर पॉजिटिव पे नहीं जाता, ये गलत है, ठीक है। इधर आ जाओ, पॉजिटिव से निकल रहा है, ये निगेटिव के अंदर जा रहा है इनवर्ट साइड में, ठीक है, तो ये सही है। दूसरी बात, इरेगुलरिटी है, तो कहीं से भी किसी भी तरह निकल सकता है, और यहाँ कहीं से किसी भी तरह एंटर कर सकती है फील्ड लाइन, ठीक है। दूसरी बात, यहां से देखो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ भी है, तो ये फील्ड लाइन, ये वाला भी करो सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोलता है, इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द जेड डायरेक्शन, यानी जेड डायरेक्शन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है थ्रू आउट, ठीक है। आगे क्या बोला उसने, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट बट इंक्रीज यूनिफॉर्मली अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन के अलोंग ना इलेक्ट्रिक फील्ड की का चेंज दिया, मतलब अभी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अब क्या है, डीई ओवर डीजेड हमको पता है, यानी उसका रेट ऑफ चेंज दिया है जेड डायरेक्शन में, ये हमको बता दिया। तो इसको बेसिकली लिखना सिंपल इस तरीके से, डीई अपॉन डीजेड लिख लो इसको, डीई अपॉन डीजेड, जेड डायरेक्शन में इसलिए जेड लिख लिया। दूसरी बात, कितना 10 की पावर 5 है, ठीक है, जेड डायरेक्शन में है तो जेड कैप लिख लो इसको, ठीक है, मतलब आई जे के लिखते हैं ना, उसकी जगह एक्स वाई, एक्स कैप वाई कैप जेड कैप भी लिख सकते हैं, चलता है सब। न्यूटन क्या था, न्यूटन कूलम्ब इनवर्स मीटर इनवर्स, ये यूनिट हो गई। What are the force and torque experienced by a system having the total dipole moment equal to this in the negative z direction? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन उल्टी दे दी, कोई बात नहीं, वेक्टर p लिखो इसको, इसको भी वेक्टर में लिखो, इज इक्वल टू कितना बनेगा ये 10 की पावर -7, 10 की पावर -7, और इसको लिख लो निगेटिव z डायरेक्शन है ना, तो निगेटिव z लगा लिया इस पर। उसके बाद क्या बनेगा, न्यूटन न्यूटन मीटर, कूलम्ब मीटर, इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम्ब मीटर। आगे सबसे पहले पता करना है फोर्स। अब देखो फोर्स का सिंपल फॉर्मूला है F इज इक्वल टू क्यू ई, हमने पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू क्यू ई, ये हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन Q की जगह यहाँ क्या पे अब ये चेंज के फॉर्म में है, मतलब यहाँ E की जगह DE आएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस चेंज हो रहा है, तो E की जगह हम क्या लिखेंगे, Q इंटू DE लिख दिया हमने, ठीक है। इसी को हम चेंज करके क्या लिख सकते हैं, DZ से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये क्या बनेगा, Q DE अपॉन DZ इंटू DZ, यानी DZ से मल्टीप्लाई किया, DZ से डिवाइड किया, तो ये तो हमको पता ही ये रहा, ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात करें केवल, Q इंटू DZ क्या, देखो Q क्या है, चार्ज, DZ क्या है, लेंथ, तो चार्ज इंटू लेंथ क्या होता है, डाइपोल, क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, यानी P, तो P की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, या फिर ऐसे लिखो हेयर Q इंटू DZ इज इक्वल टू P, ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड देखना है अभी, तो वैल्यू रखो यहाँ पर, F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फिर इसका मतलब P इंटू DE अपॉन DZ, अब वैल्यू रख दो, P की वैल्यू है 10 की पावर
-7, डी अपॉन डी जेड है 10 की पावर 5, जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -2 आ जाएगा, तो फोर्स आ गया 10 की पावर -2 न्यूटन। एक सॉल्व हुआ। दूसरा देखते हैं, अगला क्या बोलता है, टॉर्क। ठीक है, टॉर्क लिखो। टॉर्क क्या आएगा, टाउ इज इक्वल टू होता था P क्रॉस E या फिर PE साइन थीटा ना, होता था PE साइन थीटा, या फिर सीधा पता है किससे लिख सकते हैं, Z डॉट Z, इससे भी चल जाएगा। ठीक है, P क्रॉस E भी लिख सकते हैं सीधा, लेकिन बेहतर रहेगा PE साइन थीटा, क्यों मैग्नीट्यूड ही निकालो, PE साइन थीटा। ठीक है, P की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -7, और E की वैल्यू कितनी है, कहाँ गया E, नेगेटिव डायरेक्शन, व्हाट आर द एक्सपीरियंस। ठीक है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, इसका मतलब, तो चेंज करने का मतलब क्या है, E को क्या लिखना पड़ेगा, DE करना पड़ेगा, और DE की जगह हमारे पास है DE अपॉन DZ, व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस बाय सिस्टम हैविंग टोटल डायमेंशन दिस। करना क्या है, देखो PE साइन है ना, P की वैल्यू मत रखो, एक चीज सीधा पता चल रही है हमको, जीरो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव Z डायरेक्शन है, नेगेटिव Z डायरेक्शन है, मतलब एंगल कितना है 180 डिग्री। अगर एंगल 180 डिग्री है तो साइन 180 की वैल्यू जीरो होती है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। P सिंपल क्या लिखोगे, PE साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री की वैल्यू जीरो होती है, तो सीधा यहाँ आ गया जीरो, यानी टॉर्क कितना होने वाला है, इसमें जीरो होने वाला है। कहाँ से था ये टॉर्क, बस यहाँ। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्या यहाँ। ठीक है, चलो इसको समझाना पड़ेगा, इसको हटाते हैं पहले। क्या बोलता है, ए कंडक्टर ए विद ए कैविटी है शोन इन फिगर 1.36a। ठीक है, कंडक्टर है ये, इस मतलब ये कंडक्टर है और ये कैविटी है इसमें। ठीक है, गिवन है चार्ज Q। ठीक है, शो दैट एंटायर चार्ज मस्ट अपीयर ऑन द आउटर सरफेस, सारा का सारा चार्ज किधर होना चाहिए, आउटर सरफेस पर होना चाहिए ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अनदर कंडक्टर B विद चार्ज Q इज इंसर्टेड इनटू द कैविटी, कैविटी के अंदर इसमें अब स्मॉल q चार्ज रखा, तो इस पर Q प्लस कैपिटल Q चार्ज होना चाहिए, ये हमको बताना है। ठीक है, ए सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इज टू बी शील्डेड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन दिस एनवायरनमेंट, सजेस्ट अ पॉसिबल वे। वो देखेंगे, सबसे पहले ए को करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, ये क्यू प्रूफ करना है कि इसके अंदर सारा चार्ज यहां पर सरफेस पर होगा। देखो कैसे, हम क्या करते हैं, ये पूरा कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करते हैं। अभी हमने पढ़ा कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो सबसे पहले गॉस लॉ या फिर एसवी नो क्या लिखेंगे, फाई इज इक्वल टू कितना होता है, ई डॉट ए हमने पढ़ा हुआ है, ई डॉट ए, और यही क्या पढ़ा हुआ है हमने, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ा हुआ है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहले ई डॉट ए से बात करते हैं, क्या बात करते हैं, ई डॉट ए से। इसको सीधा लैंग्वेज में लिखना है, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी कंडक्टर, इनसाइड एनी कंडक्टर जीरो, ये क्या होता है, जीरो होता है। इसका मतलब दिस मीन्स फ्लक्स इनसाइड कंडक्टर विल बी जीरो, विल बी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसका मतलब फ्लक्स भी जीरो होगा ना। एज वी नो फाई इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर फाई जीरो है एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जीरो नहीं होती, 8.85 होती है वो। ठीक है, इंटू 10⁻12, इसका मतलब क्यू भी जीरो हुआ, फाई जीरो है तो क्यू भी जीरो हुआ। अब ये कहां की बात चल रही है, इनसाइड कंडक्टर, कहां की बात चल रही है, इनसाइड कंडक्टर। हैंस there is no charge inside the conductor, यानी कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज हो गया ना। अब अगर चार्ज नहीं है तो जो चार्ज दिया वो कहां गया, तो कहीं तो गया होगा। तो कंडक्टर के अंदर अगर जीरो है तो एक ही जगह बची, कंडक्टर के बाहर। अब बाहर का मतलब सरफेस के बाहर नहीं, सरफेस के ऊपर। ठीक है, सरफेस के बाहर थोड़ी निकलेगा वो, तो इसका मतलब हेंस टोटल चार्ज Q, टोटल
चार्ज q exist on the surface of conductor, ये इसका सही आंसर होगा। यानी सारा का सारा जो टोटल चार्ज है वो सरफेस, कंडक्टर के सरफेस पर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इतना लिखो। ठीक है, तो दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा क्या बोलता है, इसमें Q प्लस क्यू था, मतलब इसने क्या किया, कैविटी के अंदर छोटा चार्ज और रख दिया। छोटा चार्ज रखने के बाद हमको शो करना है कि इतना इस पर इफेक्ट होगा, मतलब चार्ज कितना Q प्लस स्मॉल q होगा। तो इसका सिंपल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि ये चार्ज प्लस क्यू आया कहाँ से, अंदर से बाहर। चार्ज तो अंदर ही रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। अब अंदर अलग से चार्ज है। अब देखो, इस चार्ज की वजह से इंडक्शन आएगा। इंडक्शन मतलब इसका ऑपोजिट चार्ज यहां पर क्रिएट होगा। ठीक है, जब ऑपोजिट चार्ज यहां पर क्रिएट होगा तो इसके इंडक्शन की वजह से बाहर भी क्रिएट होगा ऑपोजिट चार्ज। ठीक है, क्यों, यहां पर दो सरफेस बन गए, एक ये वाला सरफेस और एक ये वाला सरफेस। ठीक है, बस वही रीजन है। तो क्या करेंगे इसमें, ड्यू टू, सिंपल लैंग्वेज लिखनी है, ड्यू टू स्मॉल क्यू नेगेटिवली एन ऑपोजिट चार्ज Q induced on outer surface of cavity, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, एंड हेंस, बस उसके आते ही जैसे पहले काम चल रहा था उसी की तरह काम चलेगा। ठीक है, एंड हेंस ऑन आउटर सरफेस total charge will be small q plus capital Q, ये हो जाएगा। ठीक है, एक और था इसमें, क्या बोलता है वो, A sensitive instrument is to be shielded from the strong electrostatic field in its environment, suggest a possible way। अगर आपको शील्ड लगानी हो, शील्ड लगाने का सबसे अच्छा तरीका होता है मेटल से उसको कवर कर दो। किससे कर दो, मेटल कवर, बस ये लिखना है आपको। ठीक है, अगर शील्ड बनाना है तो मेटल कवर कर दो। मेटल से कवर करने का में सिंपल होता क्या है, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेटल के बाहर आती है, ना मेटल के अंदर जाती है। उसको कह दो आइसोलेट कर देती है वो पूरा, उसको क्वारंटाइन कर देती है। ठीक है, बस इतना ही है। चलो इसको लिखो। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, A hollow charge conductor has a tiny hole cut into its surface so that the electric field in the hole is sigma upon 2 epsilon। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द होल, ठीक है, एन कैप, वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सबसे पहले देखो इसने बोला क्या, ए होलो चार्ज कंडक्टर इज द टाइनी होल कट इनटू इट्स सरफेस। पहले चार्ज कंडक्टर बनाते हैं। इस तरीके से हमने कोई चार्ज कंडक्टर बना दिया, इसमें होल किया हुआ इन्होंने कहीं सरफेस पर, इस तरीके से। ठीक है ना, ऐसा समझो ये कोई होल है। ठीक, इसके अंदर हमको क्या बताना है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर बताना है। सबसे पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्मेट में बताएंगे इसको। तो सबसे सिंपल तरीका है, पहले चार्ज पता कर लो। क्या पता कर लो, चार्ज लिखेंगे किस तरीके से, हमने सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पढ़ा है, सॉरी क्यू अपॉन ए, एप्सिलॉन नॉट नहीं, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए पढ़ा है। ठीक है, चार्ज अपॉन एरिया, एरिया यहाँ छोटा लेंगे, एक एरिया की जगह हम लेंगे डी ए, छोटा सा कंपोनेंट लेंगे क्योंकि डेरिवेशन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू सिग्मा डी ए, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें एक चीज का ध्यान रखना है, डी ए को ना वेक्टर के फॉर्म में लेके चलना है। ये वेक्टर है, चार्ज स्केलर है, तो इसको भी वेक्टर होना पड़ेगा, तभी तो ये वेक्टर स्केलर बनेगा टोटल। तो जब इसको वेक्टर के फॉर्म में लेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे इसको, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। क्या लिखा हमने, सिग्मा डॉट डी ए, दोनों वेक्टर हैं इस टाइम में। ठीक है, और दोनों का स्केलर प्रोडक्ट हो गया, स्केलर क्वांटिटी आ रही है। चलो जी, उसके बाद गॉस लॉ लगाते हैं। गॉस लॉ क्या बोलता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, और फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इन दोनों को इक्वल करेंगे तो ये क्या बनेगा, इस तरीके से ई डॉट डी ए इज इक्वल टू, ये भी वेक्टर है, और Q की जगह आ जाएगा सिग्मा डॉट डी ए।
ठीक है, और डिवाइड में क्या था, एप्सिलॉन नॉट। डीए से डीए कैंसिल होगा, लेकिन एक चीज रह जाएगी, जब डीए से डीए कैंसिल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी इधर डायरेक्शन बची रह जाएगी। डायरेक्शन किसकी होगी, जो ए की डायरेक्शन इसने दी है ना एन कैप, वो डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सिंपल ये बन जाएगा वेक्टर ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप। अभी कुछ कमी दिख रही होगी, ठीक है, कि यहाँ पर 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। अभी देखो करते क्या है, अब हम करेंगे क्या, उसने हमसे बोला है कि आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन हमें बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द होल, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द होल अंदर बताना है। तो यहाँ दो केस बनेंगे, दो केस कौन कौन से, एक बनेंगे इनवर्ड साइड, दूसरा केस बनेगा आउटवर्ड। क्या बनेगा, आउटवर्ड। इन द होल का मतलब है ये वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा क्या है, कंडक्टर के बाहर की तरफ है। कहा है, कंडक्टर के बाहर, तो हमारा केस चलेगा ये वाला आउटवर्ड वाला। ठीक है, वहां भले ही लिखा है इन द होल, ठीक है, इन सॉरी कहा था, इन द होल। इन द होल क्या है, कंडक्टर से तो बाहर ही है ना वो, कंडक्टर तो इतने हिस्से में है ना, ये वाला हिस्सा कंडक्टर के आउटर साइड में। आउटर साइड में अब देखो क्या होता है, दो केस क्या क्या है, अगर इनवर्ड साइड की बात करो, अंदर की बात करो, अंदर की बात करो कि अंदर साइड क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटली जीरो हो जाएगा, ये सबने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो एक केस क्या, इनसाइड कंडक्टर, इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। ये तो हमें रटा हुआ है पूरी तरह, ठीक है ना। दूसरी चीज, आउटसाइड कंडक्टर, क्या निकालना है हमको, आउटसाइड कंडक्टर, ये हमको ध्यान करना। अब कंडक्टर के आउटसाइड यानी इस एरिया में ना दो तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। किस तरीके से, एक तो इस होल की वजह से, एक बाकी के कंडक्टर की वजह से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल एंड रेस्ट कंडक्टर, क्या लिखेंगे इसको, रेस्ट कंडक्टर, यानी दो तरीके से, एक तो होल की वजह से वो जो उधर एक कैविटी छोड़ी हुई है हमने, दूसरा बाकी का जो कंडक्टर है, रेस्ट कंडक्टर इज सेम मैग्नीट्यूड, और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, ये याद रखना है हमको। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, एंड सेम डायरेक्शन। ठीक है, अब दोनों क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड होगा, सेम डायरेक्शन होगा। और जो इनवर्ट वाला केस था ना, उसमें जीरो होने का रीजन ये था, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ठीक है ना, चलो जी। या फिर कह सकते हो, जैसे मान लो यहां पर कोई हमने पॉइंट कंसीडर किया, इसकी खुद की वजह से एक डायरेक्शन, और जो बाहर वाला ये कैविटी उसकी वजह से अलग ऑपोजिट डायरेक्शन रहेगी, और वो कैंसिल कर देता है। अब करेंगे क्या, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ऐड करो, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे फिर, total electric field at that point, total electric field at that point, यानी आउटवर्ड जो दूसरा वाला केस चल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, अब ऐसे समझो उसको, E प्लस ई दो कर दो, E प्राइम कंसिडर कर लो उसको, प्लस E प्राइम, क्योंकि दोनों सेम है ना, दोनों सेम है तो दोनों जुड़ेंगे। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया, ये वाला, ये क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया एन कैप। ठीक है, इस पर वेक्टर लगा दो। अब यहां से E प्राइम कैलकुलेट कर लो, E प्राइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, ये हमसे पूछा था। ठीक है ना, ये क्या है, ड्यू टू ओनली कैविटी, ड्यू टू यह होल, ये बोलो। ठीक है, होल की वजह से भी, और अगर रेस्ट कंडक्टर की बात करो तो सेम आएगा, उसकी वजह से भी इतना ही होगा, सेम डायरेक्शन होगी। इन दोनों को मिलाकर टोटल हो जाता था ये वाला। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, obtain the formula for electric field due to a long thin wire of uniform linear charge density without using Gauss law, and use Coulomb's law directly and evaluate the necessary इंटीग्रल। ठीक है, ये वैसे करा चुका मैं, गॉस लॉ से कराया था, वहां पर इसने क्या बोला है, विदाउट गॉस लॉ बोला, तो विदाउट गॉस लॉ बोला है तो ठीक है।
क्या कह रहा है, ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग थिन वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया है। तो ठीक है, बनाते हैं इसका क्या करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 31st क्वेश्चन क्या था, इट इज नाउ बिलीव्ड दैट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स व्हिच कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियाई ऑफ ऑर्डिनरी मैटर आर देमसेल्व्स बिल्ट आउट ऑफ मोर एलिमेंट्री यूनिट कॉल्ड क्वार्क्स। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स ये पार्टिकल्स होते हैं ना, ये भी फंडामेंटल पार्टिकल बोलते जरूर हैं, लेकिन ये भी किसी दूसरे कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास दो क्वार्क्स आते हैं, दो टाइप के, एक होता है डाउन क्वार्क और दूसरा होता है अप क्वार्क। ठीक है, इसमें जो पूछा गया है, ये पूछा गया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस किस टाइप के क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, उनका कंपोनेंट क्या क्या होता है। ठीक है, तो उसको सिंपल मैं सीधा लिख देता हूं, आप लोग कैसे याद करोगे। पहले याद करो प्रोटॉन, प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, प्लस ई होता है। अब प्लस ई चार्ज बनाने के लिए देखो सिंपल होता है उसका 2/3 ई किस पर है, ये याद रखो। दो टाइप के क्वार्क है, एक है अप क्वार्क, दूसरा है डाउन क्वार्क। अप क्वार्क पर होता है 2/3 ई चार्ज, वो भी पॉजिटिव। ठीक है, इस पर होता है -1/3 ई चार्ज। ठीक है, यानी ई का भी 2/3, ई का 1/3 इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। अगर आपको प्रोटॉन बनाना है, प्रोटॉन बनाने का सिंपल तरीका है, दो अप क्वार्क लिखो और एक डाउन क्वार्क लिखो। यानी क्या, दो अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क, दो अप क्वार्क एंड वन डाउन क्वार्क। ठीक है, तो क्या बनेगा देखो, प्रोटॉन पर चार्ज आएगा, दो अप क्वार्क का मतलब दो से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2/3 इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव फिर क्या आ जाएगा, -1/3 इलेक्ट्रॉन, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। जब इसको सॉल्व करोगे ना, सॉल्व करने के बाद आएगा ये प्लस ई, यानी प्रोटॉनिक चार्ज। ठीक है, अब बात आता है न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन किससे बना होता है, न्यूट्रॉन इसका ठीक उल्टा, दो डाउन क्वार्क, दो डाउन क्वार्क एंड एक अप क्वार्क। ठीक, इसके लिए लिखेंगे क्या बनेगा, ये दो डाउन क्वार्क है तो देखो 2/3 आ जाएगा नेगेटिव का, नेगेटिव 2/3 ई प्लस और 2/3 ई क्या जाएगा। इसको जब ऐड करेंगे तो न्यूट्रॉन का चार्ज आएगा 0। ठीक है, अब इसमें ना एक नोट करने वाली बात, प्रोटॉन लिख लिया हमने, न्यूट्रॉन लिख लिया, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इसमें सिंपल लिखना है, इलेक्ट्रॉन क्वार्क से मिलकर नहीं बना होता, इलेक्ट्रॉन is not made up of quark, made up of quark। इलेक्ट्रॉन क्वार्क से मिलकर भी बना होता है। इसके जो कंपोनेंट होते हैं ना, उसको लेप्टॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेप्टॉन्स। ये क्वार्क से मिलकर बिल्कुल नहीं बना होता। चलो लिख लेना इसको।